वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबों को क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन कार्बन चैप्टर का मैं बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं एक कार्बन चैप्टर का मैं 4 क्लास ले चुका हूं, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं क्लास 10th के लिए, और इस वर्ष एग्जाम में हुए सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, साबुन क्या है, साबुन प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है, यानी साबुनीकरण क्या है, यानी नहाने वाला साबुन और कपड़ा धोने वाला साबुन में क्या अंतर है, इन सबों के बारे में आज बताने जा रहा हूं। तो और जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है और वीवीआई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आप लोगों को। तो सबसे पहले समझिए कि साबुन क्या है। साबुन उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण है। साबुन उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण है, जैसे ओलिएक अम्ल, ओलिएक अम्ल, पामीटिक अम्ल, एस्टिएरिक अम्ल, ये सभी उच्च वसा अम्ल होते हैं। इन सभी उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण जो है वो साबुन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ओलिएक अम्ल से साबुन का निर्माण किया जाएगा तो उस साबुन का नाम होगा सोडियम ओलिएट, और जब पामीटिक अम्ल से साबुन का निर्माण किया जाएगा तो उस साबुन को सोडियम पामीटेट कहा जाता है, तथा जब एस्टिएरिक अम्ल से किया जाता है तो उससे बने जो साबुन होते हैं उसको सोडियम एस्टिएरेट कहते हैं। समझे कि नहीं? तो एक बार इसकी परिभाषा को भी लिख चुका हूं, वो दिखा देता हूं। यानी साबुन क्या है, देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे ओलियक अम्ल C17 H33 COOH, पामीटिक अम्ल C15H31 COOH, एस्टिएरिक अम्ल जैसे C17 H35 COH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, आणविक सूत्र, यानी का सोडियम लवण है। यानी ये सब जो अम्ल है, यानी ओलिक अम्ल, पामीटिक अम्ल और एस्टिएरिक अम्ल का सोडियम लवण ही साबुन है। और इन सभी अम्लों से जो साबुन बनता है उसे, जैसे यहाँ पे C17 H33 CONA है ना, तो इसे सोडियम ओलिएट कहा जाएगा। क्योंकि सोडियम ओलिएट, देखिए सोडियम ओलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ओलिएक अम्ल का जो सूत्र होता है C17 H33 COH, इसीलिए जब C17 H33 CONA होगा तो इसे सोडियम ओलिएट साबुन कहा जाएगा। जब C15 H31 CONA होगा, देखिए एक C15 H31 क्या है, पामीटिक अम्ल है, तो पामीटिक अम्ल के द्वारा जो साबुन बनेगा उसे सोडियम पामीटेट। यहाँ देखिए C17 H35 CONA यानी C17 H35 COH, ये एस्टिएरिक अम्ल है, इसके द्वारा जो साबुन बनेगा सोडियम एस्टिएरेट कहलाएगा। तो फिर से एक बार समझिए कि साबुन क्या है। यदि पूछ दिया परीक्षा में साबुन क्या है, तो साबुन उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण है, और जैसे ओलिएक अम्ल, पामीटिक अम्ल, एस्टिएरिक अम्ल, और सोडियम ओलिएक अम्ल से जब साबुन का निर्माण किया जाता है तो उस साबुन को सोडियम ओलिएट कहा जाता है। पामीटिक अम्ल से जब साबुन का निर्माण किया जाता है तो उससे बने साबुन को सोडियम पामीटेट कहा जाता है। एवं जब एस्टिएरिक अम्ल से साबुन का निर्माण होता है तो उस साबुन को सोडियम एस्टिएरेट कहते हैं। तो साबुन के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ साबुन के बारे में एक बार देख लीजिए, ऊपर में रखा हूं, उसके बाद मैं साबुनीकरण समझाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, चलिए मैंने आपको साबुन बता दिया। अब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि आपके एग्जाम में आएगी, वो बताने जा रहा हूं। साबुनीकरण क्या है, या साबुनीकरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है कि साबुनीकरण अर्थात साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। हम यहाँ पर अभी बताए थे साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है ना। तो यहाँ पर साबुनीकरण प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। जब उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया के दौरान सोडियम का लवण एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो यह प्रक्रिया भी साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। या दूसरे अर्थों में, जब वसा अम्लों, जैसे वसा अम्ल एवं तेल का
क्षारीय पदार्थों के साथ जल अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है, तो जल अपघटन की प्रक्रिया के दौरान सोडियम लवण अर्थात साबुन एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होती है, तो यह प्रक्रिया ही साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, साबुन बनाने के लिए उच्च वसा अम्ल क्या बोले थे, जैसे पामिटिक अम्ल, अस्टिएरिक अम्ल, ओलियिक अम्ल, ये सभी उच्च वसा अम्ल है, इन सबों का प्रयोग करते हैं। यानी तो तेल जैसे मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल, महुआ का तेल, ये सभी का भी प्रयोग करते हैं और इन सबों के द्वारा भी हम साबुन बनाते हैं। फिर से समझिए साबुनीकरण की प्रक्रिया को। अब मैं रिएक्शन के साथ आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। साबुनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसी क्रिया जिसमें क्षारों द्वारा वनस्पति तेलों एवं वसाओं के जल अपघटन की क्रिया फलस्वरूप वसा अम्लों की क्षारीय लवण यानी क्षारीय लवण यानी सोडियम लवण और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं, तो यह साबुनीकरण कहलाती है। सिंपल सी अर्थ होती है वैसी क्रिया जिसमें क्षारों द्वारा यानी NaOH कास्टिक सोडा, क्षारों द्वारा वनस्पति तेलों यानी वनस्पति तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल, महुआ का तेल, इन सभी के तेलों या उच्च वसा अम्ल जैसे वह पामिटिक अम्ल, ओलियक अम्ल, अस्टिएरिक अम्ल, इन सबों का वसाओं का जल अपघटन की क्रिया, जल अपघटन यानी जल अपघटन के द्वारा इनके अणुओं को तोड़ा जाता है। अपघटन का मतलब तोड़ा, जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप वसा अम्लों की यानी वसा जो अम्ल होता है उनके क्षारीय लवण क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। क्षारीय लवण और ग्लिसरॉल जो प्राप्त होते हैं इस क्रिया के दौरान उसे ही हम साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। समझ गए? अब जैसे इनके साबुनीकरण के लिए मान लीजिए साबुनीकरण के लिए हम तीनों अम्ल ले सकते हैं, लेकिन एक अम्ल ले रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पामिटिक अम्ल का ट्राई एस्टर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए यही देख लेना चाहिए। पामिटिक अम्ल का ट्राई एस्टर ले लिए, ठीक ना। अब इस पामिटिक अम्ल देखिए C15H31, 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 देखिए पामिटिक अम्ल यहाँ पे देखिए, तो देखिए पामिटिक अम्ल का जो सूत्र पामिटिक अम्ल का जो होता है C15H31COH, तो पामिटिक अम्ल का ये ट्राई एस्टर है, ठीक है, ट्राई एस्टर है। अब देखिए इसके पामिटिक अम्ल को ट्राई एस्टर से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, ये क्षारीय पदार्थ है, समझे, कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया कराने के बाद सोडियम पामिटेट बनता है। सोडियम पामिटेट का मतलब होता है साबुन, याद रखिएगा, सोडियम पामिटेट एक साबुन है, समझे कि नहीं, और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। जैसे देखिएगा यहाँ कैसे रिएक्शन कर रहा है, याद रखिएगा, जब इस पामिटिक अम्ल का ट्राइएस्टर अभिक्रिया किया तो यहाँ पे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु के साथ, तो देखिए C15H31, 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 तो ये कितने हैं, ये 3 हैं, ये 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया जब किया तो C15H31 उसके 3 अणु हो गए कि नहीं, इसके साथ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है COONA, तो देखिए C यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए C यहाँ दे दिया, लेकिन इसके आगे यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यानी संतुलित हो गया C। अब देखिए क्या है OO, इसका मतलब देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 कितने में 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिएगा 6 ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गया। अब फिर देखिए उसके बाद क्या हो गया Na, ये Na यहाँ पे कर दिए, ये 3 Na हो गया कि नहीं, देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 Na हो गया, तो ये संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। अब देखिए 6 ऑक्सीजन जो यहाँ पर ये संतुलित कर दिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये सोडियम भी संतुलित हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, देखिए 3 को कार्बन बचा है, 3 कार्बन के परमाणु बचे हैं, और उसके बाद क्या बचा है, देखिए हाइड्रोजन 2 1 3 और 3 2 5, तो देखिए C कार्बन कितने बचे हैं, कार्बन जो बचे हैं वो 3, कार्बन कितने बचे हैं 1 2 3, तो देखिए कार्बन के 3 हो गए कि नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं, कि 2 1 3 और 3 2 5, हाइड्रोजन हो गए 5। अब देखिएगा मेरे पास अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने 3 अणु और हाइड्रोजन के भी 3 बने, तो OH मेरे पास 3 बचे हैं, इसलिए OH हल 3। इसलिए यहाँ देखिएगा जब पामिटिक अम्ल को, ये पूरा हो गया पामिटिक अम्ल को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब यानी पामिटिक अम्ल के ट्राइएस्टर को जब कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम पामिटेट यानी साबुन प्राप्त होता है एवं ग्लिसरॉल मुक्त होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। फिर से समझ लीजिए साबुनीकरण का एक और बोल सकते हैं परिभाषा, यानी जब उच्च वसा अम्लों को
उच्च वसा अम्लों को क्षारीय पदार्थों के साथ, किसके, क्षारीय पदार्थों के विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान हमें साबुन प्राप्त होती है। तो यह प्रक्रिया भी साबुनीकरण कहलाती है। या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, जब तेल एवं उच्च वसा अम्ल को जलीय अपघटन कराते हैं, तो इस स्थिति में यह वसा अम्ल जो होता है वह क्षारीय सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो क्षारीय लवण यानी साबुन, क्षारीय लवण का अर्थ होता है साबुन, समझे ना, और उसके बाद ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो साबुन एवं ग्लिसरॉल में बदल जाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। समझ गए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नहाने वाला साबुन और कपड़ा धोने वाला साबुन में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साबुनीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन आज की वीडियो को बताने जा रहा हूं। नहाने के साबुन तथा कपड़ा धोने के साबुन में क्या अंतर है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साफी है कि एक कपड़ा धोने वाला साबुन है, एक नहाने वाला साबुन है। तो नहाने वाले जो साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन में सबसे पहले निकालेंगे निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहले कपड़ा धोने वाला जो साबुन बनाया जाता है वह निम्न किस्म के वसा एवं तेल से बनाए जाते हैं, और नहाने वाले जो साबुन बनाए जाते हैं वह उन्नत किस्म के सुगंधित तेलों से बनाए जाते हैं। जैसे क्या कहते हैं, आपका ये नारियल का तेल सुगंधित तेल है, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, समझे कि नहीं। इन सबों के जो उन्नत खुशबूदार तेल होते हैं उससे नहाने वाला साबुन बनाया जाता है। और जो निम्न किस्म के तेल होते हैं जो कम उस तरह से सुगंध नहीं देते हैं, उस तेल से कपड़ा धोने वाला साबुन बनाया जाता है। तो इसको और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए हम इसके अंतर को जान लेते हैं। निष्कों में पहले ध्यान दीजिएगा, इधर लिख दिया हूं नहाने का साबुन, इधर कपड़ा धोने का साबुन, इसमें अंतर है। तो सबसे पहले यह उत्तम किस्म के तेल या वसाओं से बनाया जाता है। कौन सा, नहाने वाला साबुन जो होता है यह उत्तम किस्म के तेल या वसाओं से बनाया जाता है। और कपड़ा धोने का जो साबुन होता है यह निम्न किस्म के यानी उतना नहीं, निम्न किस्म के सस्ते तेल या वसाओं से बनाया जाता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसमें मुक्त क्षार नहीं होते, यानी नहाने वाले साबुन में क्षार जो होते हैं वो मुक्त नहीं होते रहते हैं, क्षार मुक्त नहीं तो क्षार साथ में ही रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कपड़ा धोने वाले में जो होते हैं वो क्षार जो होते हैं मुक्त होते हैं। इसमें क्षार क्या होता है, कपड़ा धोने वाले साबुन में क्षार मुक्त होते हैं। और तीसरा, यह सुगंधित होता है। आप लोग देखते होंगे डव साबुन लगाते होंगे, लक्स साबुन लगाते होंगे, लिरिल साबुन लगाते होंगे, कितना खुशबू देता है। लेकिन कपड़ा धोने वाला साबुन आप देखते होंगे उतना सुगंध नहीं देता है, वो उसमें खुशबू नहीं रहती है, क्योंकि नहाने वाला साबुन तो चेहरे पे लगता है और कपड़ा धोने वाला साबुन कपड़ा में लगता है, इसीलिए, ठीक है ना। याद रखिएगा, नहाने वाला जो साबुन होता है यह थोड़ा महंगा होता है, और कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है नहाने वाले साबुन से अपेक्षा कुछ सस्ता होता है। तो आप लोगों के आज की क्लास में मैं यहाँ तक ही, और ये जो भी बताया हूँ आज के वीडियो में ये निश्चित आप लोगों के परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच। ओके, ना मैं मिलूंगा आप लोगों को, देख लें एक बार।